गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आर्हेनियस इक्वेशन तक लाके क्लास छोड़े थे। आज आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग को पढ़ना था। आपको ये बताए थे कि टेम्परेचर ही एकमात्र ऐसा फैक्टर है जिस पर कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर में और रेट कांस्टेंट के बीच में कुछ रिलेशन है और वो रिलेशन आपको ये इक्वेशन देता है। तो आर्हेनियस इक्वेशन हेडिंग दे दीजिएगा और उसके बाद एक लाइन पहले लिखिएगा कि दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशन या शोज रिलेशन बिटवीन के मतलब रेट कांस्टेंट एंड टी मतलब कि टेम्परेचर। ये इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT। पहले तो आपको ये इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना है कि K इज इक्वल्स टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT आर्हेनियस इक्वेशन है। इसको भी हम और लॉग लेके सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन पहले बताएं कि ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है K बराबर A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। यहाँ ये जो K है, K को हम लोग रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये जो A है, A को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर पढ़ते हैं। रिएक्टेंट जो आपस में कोलाइड कर रहा है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करता है, जितना फ्रीक्वेंसी से कॉलिजन होगा उसी हिसाब से रिएक्शन का रेट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन अगर ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन अगर कम है तो रिएक्शन का रेट भी कम होगा। तो ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको न्यूमेरिकल वगैरह में लिखा हुआ मिलेगा ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि ये जो E है वो मैथ्स वाला एक्सपोनेंशियल है और ये एक्सपोनेंशियल के पहले लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है EA, इसको पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? अभी ग्राफ बना के इसको समझाएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। अभी आप लिख लें केवल कि ये है एक्टिवेशन एनर्जी। R जो है ये है गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.314। जो आपको रखना है वैल्यू, वो वाला वैल्यू बता रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में जो वैल्यू हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं उतना वैल्यू से मतलब नहीं है, यहाँ आपको एनर्जी वाला वैल्यू से मतलब है, मतलब जूल किलो जूल वाला। तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या 8.314 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू है R का। अगर आप ये वाला वैल्यू रखिएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी आएगा जूल पर मोल में, अगर आप ये वाला वैल्यू रखिएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी आएगा किलो जूल पर मोल में। T जो है वो है टेम्परेचर और ये रखना है हमेशा केल्विन में। तो अभी तो इस आर्हेनियस इक्वेशन में किसको क्या पढ़ेंगे ये अभी केवल बताया, आगे इसको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए पहले एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के मदद से आपको समझाएंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। कॉपी पर हेडिंग दे देना है एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बगल में लिखना है बड़ा वाला E और छोटा सा a, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए होता क्या है, हम लोग सबसे पहले एक एनर्जी टाइम ग्राफ देख रहे हैं। एनर्जी टाइम ग्राफ, एक एक्सिस पे एनर्जी है, एक एक्सिस पे टाइम है।
मान लीजिए कि रिएक्टेंट के पास शुरुआत में इतना एनर्जी है, जब टाइम 0 है रिएक्टेंट के पास शुरुआत में इतना एनर्जी है। अब दिमाग में ये बात आता है कि आप रिएक्टेंट का एनर्जी 0 क्यों नहीं लिखें शुरुआत में। तो ये आप थर्मोडायनेमिक्स में सुने होंगे कि कोई भी सबस्टेंस में पहले ही से कुछ एनर्जी स्टोर्ड होता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सबस्टेंस। तो रिएक्टेंट में पहले ही से कुछ एनर्जी है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगा, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होने लगा, तो रिएक्टेंट क्या करेगा, टकराएगा। अब जब रिएक्टेंट टकरा रहा है तो रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ते जाएगा, और टकराएगा और बढ़ेगा, और टकराएगा और बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट का एनर्जी शुरुआत में बढ़ते जाएगा, समय के साथ साथ बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा। ये हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो मैक्सिमम एनर्जी हुआ ये हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बढ़ते जा रहा है तो बढ़ते ही क्यों नहीं जा रहा है, एक जगह मैक्सिमम क्यों बोल दिए? क्योंकि आप इतना भी जानते होइएगा, केमिकल बॉन्डिंग में ये आप 11th में सुने होंगे कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा रिलेशन होता है। और नहीं जानते हैं तो ये सुन लीजिए, पूरे केमिस्ट्री में ये बात सुनाते रहते हैं हम कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा रिलेशन है। अगर एनर्जी बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी घट रहा है। एक समय ये जो रिएक्टेंट है ये इतना अनस्टेबल हो गया कि अब इसका एग्जिस्टेंस ही मुश्किल हो गया। अब ये रिएक्टेंट फिर उसके आगे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम लेवल पे गया, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी पे पहुंचेगा तो फिर एकाएक एनर्जी घटेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो बोलते हैं हम कि एकाएक एनर्जी घटेगा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो एनर्जी घटने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट से भी घट के, मतलब रिएक्टेंट से भी कम हो जाएगा इसका एनर्जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एनर्जी टाइम ग्राफ हो, अगर एनर्जी टाइम ग्राफ हो, रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी हो, समय के साथ साथ ये बढ़े, मैक्सिमम लेवल पे पहुंचे, उसके बाद घटे, प्रोडक्ट बन जाए, और घटने के बाद इसका एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो, घटने के बाद इसका एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो, दोनों हो सकता है। आप जानते हैं कि रिएक्शन को एनर्जी चेंजेस के आधार पे दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक क्लासिफाई किया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक क्लासिफाई किया गया है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक का है, कौन सा ग्राफ इंडोथर्मिक का है, उस पे आते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले समझिए जो बात बता रहे हैं कि रिएक्टेंट का एनर्जी धीरे धीरे पहले बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, उसके बाद फिर एकाएक एनर्जी घटता है, प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो रिएक्टेंट का एनर्जी है और ये जो मैक्सिमम एनर्जी है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी से लेकर मैक्सिमम एनर्जी तक के वैल्यू को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। बोले कि ये जो रिएक्टेंट का एनर्जी है और ये जो मैक्सिमम एनर्जी है, तो रिएक्टेंट के एनर्जी से लेकर इस मैक्सिमम एनर्जी तक के वैल्यू को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट अगर बनना है तो रिएक्टेंट के एनर्जी को पहले बढ़ के ये एक्टिवेशन एनर्जी तक, यहां तक पहुंचना होगा, और उसके बाद फिर एनर्जी घटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अब और बात समझिए, जैसे ये रिएक्टेंट का एनर्जी हुआ, इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट का एनर्जी हुआ, इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये जो इसके बीच का डिफरेंस है, इसको डेल्टा ई या डेल्टा एच कहते हैं। बोले कि ये हुआ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हुआ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको डेल्टा ई या डेल्टा एच कहते हैं। अगर आपको डेल्टा ई निकालना है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को घटाना होगा। आप देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू कम है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, तो अगर आप कम में से ज्यादा घटाइएगा तब वैल्यू आएगा निगेटिव। डेल्टा एच अगर निगेटिव हुआ
तो ये जो ग्राफ है ये कह देंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है जी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है। यहां उसी तरीके से ये जो रिएक्टेंट का एनर्जी आप देख रहे हैं ई आर, ये जो प्रोडक्ट का आप एनर्जी देख रहे हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको डेल्टा ई या डेल्टा एच लिखेंगे। डेल्टा ई या डेल्टा एच अगर निकालना है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को घटाएंगे। ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, अगर आप ज्यादा में से कम को घटाइएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आया तो ये रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हुआ जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हुआ जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। दोनों का एनर्जी सेम भी हो सकता है, तो उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रिलीज नहीं होगा। मतलब जहां पे रिएक्टेंट दिखाए हैं उसके सामने सामने में भी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, तो वो होगा कि उस रिएक्शन में ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ ना तो एनर्जी रिलीज हुआ। अभी आपको एक्टिवेशन एनर्जी में ये बताएं कि वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाता है, ये जो मैक्सिमम एनर्जी है इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। ये जो मैक्सिमम एनर्जी है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। ये मैक्सिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के एनर्जी को मैक्सिमम एनर्जी तक कैरी करता है उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बोले कि रिएक्टेंट धीरे धीरे कोलाइड करेगा, टाइम बीतने के साथ कोलाइड करेगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा, मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंचेगा, उसके बाद एनर्जी घटेगा, प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट के एनर्जी से लेकर इस मैक्सिमम एनर्जी तक के वैल्यू को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज द एनर्जी, या एक्टिवेशन एनर्जी को अगर डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी विच कैरीज रिएक्टेंट्स एनर्जी अप टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाए उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। किसी भी रिएक्शन का अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो वो रिएक्शन स्लो होगा। मतलब अगर इसका वैल्यू ज्यादा है तो जब तक वो उतना वैल्यू टकरा के पहुंच नहीं जाए, रिएक्टेंट कोलाइड कर करके उतना एनर्जी पहुंच नहीं जाए, तब तक तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो उस रिएक्शन को स्लो कहेंगे। कैटलिस्ट का काम वही होता है रिएक्शन में। अगर आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हैं और बोलते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर दिया, तो फास्ट कैसे करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाएगा तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि दो लोग हैं, किसी एक को बोले कि थोड़ा पानी पिलाइएगा, मान लीजिए बगल में कहीं पानी रखा हुआ है, वो गया वहां से पानी लाके पिलाने लगा। दूसरे को बोले कि आप भी पानी पिलाइएगा, वो भी जाने लगा। हम लोग रुकिए रुकिए रुकिए, आप जाइए थोड़ा यहाँ से गांधी मैदान, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, वहां से आपको पानी लेके आना है मेरे पीने के लिए। तो जब उसको रास्ता अगर लंबा दे देंगे तो उसको आने में समय लगेगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। रास्ता अगर छोटा दे देंगे तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। कभी भी रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट डालते हैं तो वो रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है। कैटलिस्ट के बिना जो रिएक्शन का पाथ होगा और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन का पाथ होगा वो पाथ डिफरेंट होता है। कैटलिस्ट चेंजेज पाथ ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है। जो भी पॉजिटिव कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, मतलब ये रास्ते को छोटा कर देता है। और जो निगेटिव कैटलिस्ट है जो रिएक्शन के स्पीड को घटा देता है वो इस रास्ते को और लंबा कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लंबा कर देगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को वो बढ़ा देगा। तो खैर वो थर्ड फैक्टर जो है रिएक्शन का, जो स्पीड अफेक्ट करने वाला थर्ड फैक्टर कैटलिस्ट, उसमें वो बात बताया जाएगा। अभी ये एक्टिवेशन एनर्जी में आपको ग्राफ के मदद से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ये बताए हैं। इसका डेफिनेशन दे रहे हैं। ये ग्राफ पहले मिटा रहे हैं। आपको दोनों ग्राफ पहले बना लेना होगा एक्टिवेशन एनर्जी लिखने के बाद, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखना होगा। द एनर्जी
which carries reactants energy up to threshold energy is called एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, एक बार सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था और उसके बाद से ये बार बार क्वेश्चन आने लगा, हर 1-2 साल के अंतराल पे ये आने लगा। अब वो क्वेश्चन है कि कैन अ रिएक्शन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी? क्या किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इसका आपको हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कभी जीरो क्यों नहीं हो सकता है। जैसे आर्हेनियस इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT, ये आर्हेनियस इक्वेशन है। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो कर दिए, K बराबर A इंटू ई टू द पावर माइनस 0 बाई RT, अगर आप ऐसा कर देंगे तो K और A इक्वल हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो K और A इक्वल हो जाएगा, मतलब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर पे। फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बारे में बताए थे कि रिएक्टेंट जब आपस में कोलाइड करता है तो नंबर ऑफ कॉलिजन इन पर यूनिट टाइम, वही है फ्रीक्वेंसी। और कॉलिजन थ्योरी पढ़ाने समय ये बात बताए थे कि कॉलिजन 2 प्रकार का होता है, एक होता है इफेक्टिव, एक होता है इनइफेक्टिव। अगर किसी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट को मिला के प्रोडक्ट बनाना है, तो ऐसा तो बहुत सारा रिएक्टेंट है, ऐसा भी बहुत सारा रिएक्टेंट होगा, मतलब इसका एटम भी बहुत सारा है, इसका एटम भी बहुत सारा है। तो ये अपने जैसे एटम के साथ भी टकरा सकता है, ये अपने जैसे एटम के साथ भी टकरा सकता है, और ये दोनों डिफरेंट एटम भी टकरा सकता है। तो जब ये दोनों डिफरेंट एटम टकराएगा तो उसको इफेक्टिव कॉलिजन कहेंगे। और अगर ये सिमिलर एटम्स के बीच में कॉलिजन होगा, अगर इसके सिमिलर एटम्स के बीच में कॉलिजन होगा तो उसको इनइफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। रिएक्शन का रेट जो है वो इफेक्टिव कॉलिजन पे डिपेंड करता है, इनइफेक्टिव कॉलिजन चाहे जितना भी हो उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये तो बात ये कह दिया कि चाहे तो कॉलिजन इफेक्टिव हो चाहे तो इनइफेक्टिव हो, दोनों पे ही रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, मतलब कि रेट डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो K बराबर A लिखने के बाद लिखना है कि विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible. That's why activation energy for a reaction is never zero. तो अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बात समझाएं कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाए। अगर किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वो रिएक्शन स्लो होगा, किसी रिएक्शन का अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो वो रिएक्शन फास्ट होगा। कैटलिस्ट अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और अगर आप कैटलिस्ट निगेटिव कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के रिएक्शन को स्लो कर देता है। अब देखिए, ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है K बराबर A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT, अगर क्या करें कि दोनों तरफ लॉग ले लें, पहले इसको एक बॉक्स में घेर दे रहे हैं, मतलब दिमाग में रखिएगा कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन है किताब में, और जो जो फॉर्मूला आते जाएगा उसको हम बॉक्स में घेरते जाएंगे जिस पर कि न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, इस पर डायरेक्ट मिलेगा, तो इसको हम बॉक्स में घेर दिए। अब इसके बाद इसी को आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं टेकिंग
लॉग दो प्रकार का होता है, लॉग बेस ई, लॉग बेस 10। यहां हम लॉग बेस ई ले रहे हैं। टेकिंग लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग बेस ई ले रहे हैं। यहां लॉग बेस ई लिखेंगे, इधर भी लॉग बेस ई लिखेंगे, फिर लिखें लॉग बेस ई के। आप जानते होइएगा लॉग का फॉर्मूला लॉग ए इंटू बी। देखिए लॉग में तीन फॉर्मूला बार बार यूज होता है। एक है लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, एक होता है लॉग ए टू द पावर एक्स, एक्स लॉग ए, एक होता है लॉग ए बाई बी, ये हुआ लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये तीन आइडेंटिटी लॉग में बार बार यूज होता है। ये पहले भी बता चुके हैं लेकिन अभी दोबारा लिख दिए हैं, इसको फिर हम थोड़ी देर में रब कर देंगे। तो खैर लॉग बेस ई के, अब यहां देख रहे हैं लॉग ए इंटू बी, तो इसको तोड़ेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, लिख रहे हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। किताब वगैरह में डायरेक्ट एक ही स्टेप में इसको कर देता है, कर भी देना चाहिए, लेकिन चूंकि वीडियो लेक्चर से पढ़ाई हो रहा है इसलिए इसको हर स्टेप को लिख रहे हैं। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। फिर आगे बढ़ाते हैं लॉग बेस ई के, लॉग बेस ई ए, लॉग ए टू द पावर एक्स, लॉग ए टू द पावर एक्स, पावर को पहले लॉग ए को बाद में, पावर है माइनस ई ए बाई आर टी, माइनस ई ए बाई आर टी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और लॉग बेस ई ई, इसका वैल्यू 1 होता है। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं लॉग बेस ई के इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई ए माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखिए ये भी जानते होइएगा कि कोई भी डिजिट अगर लॉग बेस ई में रहेगा उसका आप चाहिएगा लॉग टेबल से वैल्यू देखना, तो आप डायरेक्ट नहीं देख पाइएगा, उसको लॉग बेस 10 में चेंज करना होगा। लॉग बेस ई वाले नंबर को लॉग बेस 10 वाले नंबर में अगर चेंज करना होता है तो 2.303 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ भी 2.303 लगना चाहिए, यहाँ भी लगना चाहिए, तो उसको हम यहाँ लगा दे रहे हैं ताकि यहाँ भी लग जाए, यहाँ भी लग जाए। तो इसको लिख सकते हैं लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। इसको भी बॉक्स में घेर दिए, इस पे भी न्यूमेरिकल मिलेगा। अब देख रहे हैं कि k और t एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर t को चेंज करेंगे तो k भी चेंज करेगा। अगर इसको t1 करें तो ये k1 होएगा, अगर इसको t2 करें तो इसको k2 करना पड़ेगा। देखिए फिर से सुने, यहाँ T1 करेंगे तो यहाँ K1 लिखेंगे, यहाँ T2 करेंगे तो यहाँ K2 लिखेंगे। log K1 क्यों? क्योंकि यहाँ T1 करने जा रहे हैं। log A माइनस ई ए बाई 2.303 R T1, इसको 1 मान लिया। अगर इसको T2 करेंगे तो इसको K2 करेंगे। log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 R T2। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करने जा रहे हैं, लिख रहे हैं 2 माइनस 1। तो 2 का जो LHS है पहले उसको माइनस कर रहे हैं, log K2 माइनस log K1। अब 2 के RHS में से 1 के RHS को माइनस करने जा रहे हैं। log A माइनस ई ए बाई 2.303 R T2 माइनस log A माइनस
EA बाई 2.303 R T1। अब देखिए log A माइनस log B, अभी आइडेंटिटी लिखे थे log A बाई B, log A बाई B होता है log A माइनस log B। log A माइनस EA बाई 2.303 R T2 माइनस log A, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, EA बाई 2.303 R T1। ये माइनस log A प्लस log A कैंसिल हो गया, तो ये होएगा log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू, यहां भी EA बाई 2.303 R है, यहां भी EA बाई 2.303 R है, तो उसको कॉमन ले लिए EA बाई 2.303 R को। अब देख रहे हैं 1 बाई T1 प्लस है, 1 बाई T2 माइनस है, तो 1 बाई T1 प्लस ये 1 बाई T2 माइनस है। अब इसको आगे लिखेंगे log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R। T1 T2 अगर LCM हो गया तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। मतलब अगर टेम्परेचर को T1 से T2 करें, मतलब एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर पे अगर चेंज करेंगे, T1 को अगर T2 करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी K1 से K2 हो जाएगा। ये भी फॉर्मूले पे आपको सवाल दिखेगा। तो टेम्परेचर वाले सेक्शन में इस पर भी सवाल दिखेगा, इस पर भी सवाल दिखेगा, इस पर भी सवाल दिखेगा, वो भी दिखाते हैं, इतना पहले नोट कर लें। देखिए 3 फॉर्मूला अभी लिखे, एक K इज इक्वल्स टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाई RT, दूसरा log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, और तीसरा log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ये भी 3 फॉर्मूला आया। अब एक बात कुछ कुछ समझ लीजिए, न्यूमेरिकल में यूज आएगा उसका। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ हो इस तरीके से कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, इस तरीके से क्वेश्चन शुरुआत करें, लिख दे कि रिएक्शन का रेट दोगुना हो गया जब आप टेम्परेचर को इतना से इतना किए, तब 2 टेम्परेचर दे दे T1 T2 कि आप टेम्परेचर को इतना से इतना किए तो रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना हो गया। कभी भी ऐसा लिखे रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि जो log K2 बाई K1 लिखते हैं ये सीधे log 2 लिख दीजिएगा अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल रहेगा तो। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, मतलब अगर रेट कांस्टेंट अगर K है तो वो 2K हो गया, तो K कैंसिल हो जाएगा तो उसको log 2 लिखेंगे। अगर मान लीजिए लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो log K2 बाई K1 था वो ऐसे लिखाएगा कि पहले रेट कांस्टेंट K है तो वो 3K हो गया, तो K कैंसिल हो गया तो ये log 3 हो गया। log 2 का वैल्यू एकदम याद रखिएगा 0.3010, 0.3010, log 3 का 0.477। अगर मान लीजिए कि लिख
दिया रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, तो ये जो log K2/K1 है उसको log 4 लिख देंगे, मतलब पहले है K तो ये हो गया 4K, K से K कैंसल, log K ये log 4 बच गया 0.6021। ये एक दो वैल्यू दिमाग में रखना है। अब इसके बाद आपको हम प्रॉब्लम करवाने जा रहे हैं, किताब में किस तरीके से प्रॉब्लम दिया है, कैसे वो बनेगा। देखिए सबसे पहले तो एक एक्सरसाइज क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। शायद इस चैप्टर का वो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। हाँ, एनसीईआरटी का 30 क्वेश्चन है ये। लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, मतलब रिएक्शन का रेट 4 गुना हो गया, तो बताएं कि log K2/K1 को आप log 4 लिख सकते हैं। When the temperature changes from 293 Kelvin to 313 केल्विन, टेम्परेचर को जब इतना से इतना किए, मतलब ये हो गया T1, ये हो गया T2, जब टेम्परेचर को इतना से इतना किए तो रिएक्शन का रेट 4 गुना हो गया। ऐसे भी हमको लगता है कि लास्ट क्लास में ये एक लाइन लिखवाए थे कि इट इज बिलीव्ड दैट विथ राइज इन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट 2 गुना हो जाता है। अब फिर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट 4 गुना हो जाएगा। तो रिएक्शन का रेट 4 गुना हो रहा है, मतलब टेम्परेचर को 20 डिग्री से बढ़ाए होंगे। तो देखिए 293 और ये 313, डिफरेंस आपका 20 है। Calculate the energy of activation इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन assuming that it does not change with temperature।
देखिए सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि log K2/K1 को लिखना है log 4K/K, कि मतलब पहला रेट कांस्टेंट K तो दूसरा हो गया 4K, तो इसको लिख सकते हैं log 4। टेम्परेचर चेंज किया 293 से 313, तो T1 लिख देंगे 293 केल्विन, T2 लिख देंगे 313 केल्विन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछ रहा है, R का जरूरत है, R आप पर डिपेंड करता है, आप इतना ही रखिए तो जूल पर मोल में आएगा, आप अगर इतना रखिए तो किलो जूल पर मोल में आएगा। अब जो फॉर्मूला है जो हम लोग को लगाना है वो फॉर्मूला लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2। यहां पर सीधे लिख दिए log 4 ये पूछ रहा है 2.303 R का वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ है, उसको ऊपर लिख